नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रोहित अपनी नई फॉर्च्यूनर कार में लखनऊ से कानपुर की सड़क पर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी नज़र सड़क पर थी, लेकिन दिमाग एक जटिल प्रॉपर्टी डील के आंकड़ों में उलझा हुआ था। तभी उन्नाव से आगे एक सुनसान इलाके में उसकी नज़र एक पुल की पारंपरिक लोहे की बाड़ पर पड़ी। एक युवती उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और नीचे नहर का उफनता पानी बह रहा था। रोहिल का दिल एकदम थम सा गया। उसने ब्रेक पर जोर से पैर दबाया। कार एक तेज चीख के साथ रुकी। वह बिना एक पल गवाए दौड़कर उस तरफ गया। लड़की अब बाढ़ के ऊपर बैठी थी और उसकी नज़रें नीचे की ओर काले पानी में जा रही थी। नहीं, रोहित का स्वर फटा। उसने लपक कर उसकी कमर पकड़ी और जोर से नीचे खींच लिया। दोनों जमीन पर आ गिरे। लड़की तीखे स्वर में चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं मरना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में एक गहरी थकी हुई पीड़ा थी। रोहित ने देखा, उम्र 20-22 साल, चेहरा पतला, आंखें सूजी हुई और लाल, लेकिन उसके साधारण कपड़ों में भी एक संस्कार झलक रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित ने नरमी से पूछा। अपनी सांसें थामी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दीजिए मुझे। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा संघर्ष टूट गया लग रहा था। रोहित ने उसे उठाया और कार के पास ले गया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, आओ बैठो, बस 5 मिनट, फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। कुछ देर की सिसकियों के बाद लड़की ने धीमी टूटी आवाज़ में कहा, मेरा नाम माया है, मैं इलाहाबाद से हूँ। फिर शब्द बह निकले जैसे बांध टूट गया हो। उसकी माँ को किडनी की बीमारी थी। डायलिसिस ने सब कुछ खत्म कर दिया था। अब ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता था और उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे। पिता एक छोटे क्लर्क थे जिनकी 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। कर्ज का पहाड़ चढ़ गया था। अस्पताल वाले ने आखिरी चेतावनी दे दी थी, कल सुबह तक अगर कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ तो वो माँ को डिस्चार्ज कर देंगे। माया ने अपना चेहरा हाथों में छिपाते हुए कहा, मैं हर जगह गई, हर किसी के आगे हाथ फैलाया, कोई नहीं आया मदद करने। अब मैं बस थक गई हूँ, देख नहीं सकती उनकी तड़प। रोहित ने चुपचाप सुना। उसकी अपनी दुनिया की परेशानियां एक सामने फीकी पड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली। माया, उसने धीरे से कहा, मैं ये पैसे दे सकता हूँ। माँ का सिर झटके से उठा। उसकी आंखों में एक क्षण की आशा कौंधी, फिर तुरंत शक की तरह काली परत छा गई। क्या? क्यों? क्या चाहिए आपको मुझसे? उसकी आवाज़ कठोर हो गई। मैं वो सब करने को तैयार नहीं हूँ, समझे? मैं मर जाऊंगी पर वो नहीं करूँगी। रोहित को गुस्सा आ गया। सुनो, अगर मेरे इरादे वैसे ही होते तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाता, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछता। मैं मदद करना चाहता हूँ, एक शर्त पर। शर्त? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, 1 साल के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम पति पत्नी हैं। 1 साल बाद तुम आज़ाद, बिना किसी सवाल के। हवा में सन्नाटा छा गया। माया उसकी तरफ देखती रही, जैसे उसने कोई अजनबी भाषा बोल दी हो। शादी? एक अनजान आदमी से? क्यों? वह फुसफुसाई। रोहित ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। मेरी दादी, उन्हें कैंसर है, अंतिम स्टेज। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मेरी बहू को देख ले, मेरी शादी का आशीर्वाद दे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे एक पत्नी चाहिए, असली नहीं, बस दिखावटी। माया के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ की जान, दूसरी तरफ अपना सब कुछ दांव पर लगाना। उसने आंखें बंद की। माँ का चेहरा सामने आ गया, दर्द से तड़पता हुआ। ठीक है, उसने लगभग बिना आवाज़ के कहा, मंजूर है। अगले 24 घंटे किसी धुंधले सपने की तरह बीते। रोहित ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए। माया की माँ के ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हो गई। माँ ने पूछा तो माया ने कहा कि एक पुराने स्कूली दोस्त ने, जो विदेश में है, सारी मदद की है। झूठ बोलते हुए उसका गला सूख रहा था। फिर वह रोहित के साथ लखनऊ आई। उसका घर गोमती नगर में एक सुंदर बड़ा बंगला था। शादी सादे लेकिन मार्मिक समारोह में हुई। दादी, जिनका असली नाम सुशीला देवी था, हालांकि कमज़ोर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने माया का नाम चंदा रखा और उसे ऐसे देखा जैसे वह उनकी अपनी पोती हो। पहले कुछ हफ्ते अजीब थे। रोहित और माया एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग अलग दुनियाओं के निवासी थे। रोहित ऑफिस जाता, माया घर की देखभाल करती। शाम को एक साथ खाना होता, पर बातचीत औपचारिक ही रहती। लेकिन धीरे धीरे दादी की मासूम शरारतों और
जिद्दों ने उन्हें करीब लाया। दादी को दोनों एक साथ फ़ोटो खिंचवाओ की जिद होती, या चंदा रोहित को ये सब्ज़ी ज़रूर खिलाना, बचपन से पसंद है, या रोहित चंदा को मेरी अलमारी से वह नीला मोती का सेट दिखाना। एक शाम दादी ने अपना पुराना एल्बम निकाला। देखो चंदा, यह रोहित 5 साल का था। पहली बार स्कूल गया था तो बहुत रोया था, मेरे गले से चिपट कर। माया मुस्कुराई। रोहित शर्म से लाल हो गया, पर माया की मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान खेल आई। और ये देखो, दादी ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। यह रोहित के माता पिता है, वो भी। दादी की आवाज़ भर्रा गई। रोहित ने तुरंत दादी का हाथ थाम लिया। माया ने अनजाने में रोहित का कंधा छुआ, सहारा देने के लिए। उस पल तीनों के बीच एक अदृश्य डोर बंध गई। समय बीतता गया। माया की माँ का ट्रांसप्लांट सफल रहा। वह धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। रोहित ने न सिर्फ इलाज का पूरा खर्चा उठाया, बल्कि माया को अक्सर प्रयागराज जाने के लिए प्रोत्साहित किया। कभी कभी वह खुद भी उसे छोड़ने चला जाता। अस्पताल के बाहर कार में बैठकर इंतज़ार करता। एक बार माया की माँ ने अस्पताल की खिड़की से उसे देख लिया। बाद में माया से पूछा, वो कौन है बेटा जो तुझे छोड़ने आता है? एक दोस्त है मम्मी, माया ने जेबते हुए कहा। सिर्फ दोस्त नहीं लगता, माँ ने समझदारी से कहा। उसकी नज़रों में तेरे लिए चिंता है। उस शाम लखनऊ लौटते हुए माया ने रोहित से कहा, मम्मी ने तुम्हें देख लिया, वो पूछ रही थी तुम कौन हो। तो बता दिया होता सच, रोहित ने सीधे सड़क पर देखते हुए कहा। पर वो समझ जाएंगी कि यह शादी हमारी शादी है माया, रोहित ने अचानक कहा। कागज़ पर तो हम शादीशुदा हैं ही। उससे हमारी शादी कहने में माया का दिल एक अजीब सी गर्माहट से भर गया। 6 महीने बीत गए। दादी की तबीयत कभी सुधरती कभी बिगड़ती। एक दिन दादी ने दोनों को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ये लो, उन्होंने माया के हाथ में वह पोटली दी। मेरी सास ने मुझे दिया था जब मैं इस घर में नई नई आई थी। अब तुम संभालो। माया ने खोल कर देखा। एक पुरानी सोने की लड़ी वाली चूड़ी थी। दादी, ये तो बहुत कीमती है। तुम मेरी बहू हो। चंदा, दादी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। आंखों में पानी भर आया। इन आंखों में बहुत कुछ देखा है, दुख देखे हैं, बिछड़न देखी है, पर तुझे देखकर लगता है मेरा रोहित अब अकेला नहीं रहेगा। रोहित ने अपना सिर झुका लिया। माया ने देखा उसकी आंखें नम हैं। उसने अनायास ही रोहित का हाथ अपने हाथ में ले लिया। दादी ने ये देखा और एक संतुष्ट शांत मुस्कान उनके होठों पर खेल गई। 11वें महीने में दादी की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर ही रखने की सलाह दी। पूरा घर एक शांत अस्पताल जैसा बन गया। माया और रोहित बारी बारी से उनके पास बैठते। दादी ज़्यादातर सोती रहती, पर जब जागती तो अपना प्यार अधूरा बांटती। एक रात दादी ने अचानक आंखें खोली और कहा, रोहित, चंदा, दोनों यहाँ आओ। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी पर स्पष्ट। दोनों उनके पलंग के दोनों ओर बैठ गए। दादी ने धीरे से रोहित का दायां हाथ और माया का बायां हाथ उठाया और उन्हें जोड़ दिया। उनके हाथ एक साथ दादी की हथेलियों के बीच में थे। मैं जानती हूँ, दादी ने कहा, हर शब्द के साथ सांस लेते हुए। शुरुआत कुछ और थी, पर अब देखो तो अपने हाथों को। ये हाथ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। माया की आंखों में आंसू बह निकले। रोहित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी पानी था। दादी, रोहित की आवाज़ भर्राई हुई थी। चुप रहो, दादी ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जा रही हूँ, पर चिंता मत करो, तुम दोनों एक दूसरे के पास हो। यही मेरी आखिरी दुआ है। उन्होंने दोनों के जुड़े हाथों पर एक नज़र डाली, जैसे आशीर्वाद दे रही हो, फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक शांत, तृप्त मुस्कान थी। सांसें धीमी पड़ने लगी। रोहित ने दादी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दादी, दादी माँ, वह फुसफुसाया। माया ने दूसरी तरफ से दादी का हाथ थाम लिया। हम यहीं हैं दादी, आप आराम से सो जाइए। आखिरी सांस से पहले दादी ने एक बार फिर आंखें खोली। उनकी नज़र सीधे माया पर टिक गई। धन्यवाद बेटी, मेरे लाल को खुश रखना। और फिर जैसे कोई दीपक बुझ जाता है, वैसे ही वो चली गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। रोहित ने सिर झुकाकर दादी के हाथ को अपने माथे से लगा लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। माया ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वह मुड़ा और उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगा। एक वयस्क पुरुष का अपने सबसे बड़े सहारे को खोकर बच्चे की तरह रोना।
माया ने उसे गले लगा लिया और खुद भी रोती रही। वह दादी के लिए भी रो रही थी और उस आदमी के दर्द के लिए भी, जो अब उसके लिए एक अजनबी नहीं रह गया था। 13 दिन बीत गए। दादी का अंतिम संस्कार हो चुका था। घर में एक भारी खालीपन छाया हुआ था। रोहित चुप रहता, ऑफिस के काम में खोया रहता। माया घर संभालती, पर हर कोने में दादी की यादें बिखरी थी। 14वें दिन माया ने अपना सामान पैक करना शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और वह समय पूरा हो चुका था। उसकी माँ भी अब ठीक हो रही थी। अब वह जा सकती थी। शाम को रोहित लौटा। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। माया ने रात का खाना बनाया। खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा था। कल मैं चली जाऊंगी, माया ने आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा सामान तैयार है। रोहित ने अपनी प्लेट में देखते रहना जारी रखा। हाँ सही है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक है ना? हाँ, आपकी तुम्हारी मदद के लिए बिना ये सब संभव नहीं था। शुक्रिया, कोई बात नहीं। खाना ख़त्म हुआ। माया बर्तन उठाने लगी, तभी रोहित बोला, रुको। उसने उठकर लिविंग रूम की ओर देखा। एक बार वहाँ आओ। दोनों लिविंग रूम में गए। दादी की कुर्सी खाली पड़ी थी। रोहित उसके सामने खड़ा हो गया। यह कुर्सी अब हमेशा खाली रहेगी, उसने कहा। आवाज़ बारी थी, पर दादी की एक और इच्छा थी जो उन्होंने मुझसे कही थी। वह मरने से पहले। माया ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उन्होंने कहा था, रोहित, चंदा को मत जाने देना। वह तेरी जिंदगी की रोशनी है। कॉन्ट्रैक्ट तो बहाना था, पर प्यार झूठा नहीं होता। माया की सांस रुक सी गई। रोहित मुड़ा और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, पर उसके पीछे एक आशा की किरण भी थी। माया, उसने कहा, उसका असली नाम लेते हुए, मैं तुमसे 1 साल पहले मिला था। उस वक्त मैंने एक डील की बात की थी। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वह एक कदम आगे बढ़ा। इस 1 साल में तुमने न सिर्फ मेरी दादी की ज़िंदगी की आखिरी दिन खुशनुमा बनाए, बल्कि तुमने मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी जगह बना ली जो अब खाली नहीं रह सकती। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा साथ, यह सब अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। उसने हाथ बढ़ाकर माया के हाथ में पड़ी वह चूड़ी छुई। दादी ने यह तुम्हें इसलिए दी क्योंकि वह जानती थी कि तुम ही इसकी असली हकदार हो। सिर्फ इस घर की बहू होने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जीवन संगनी बनने के लिए। आंसू माया की आंखों से लगातार बह रहे थे, पर वह चुप थी, हर शब्द को अपने अंदर उतार रही थी। तो मेरा सवाल ये है माया, रोहित की आवाज़ भी भावुक हो गई, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक नया सच्चा अनुबंध शुरू करोगी? मेरी पत्नी बनकर रहोगी, न किसी दादी की ख्वाहिश के लिए, न किसी मजबूरी के लिए, बस इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो, क्योंकि हम चाहते हैं। माया ने अपनी आंखें मूंद ली। 1 साल की हर याद तैर गई। पहली बार जब उसने उसकी जान बचाई, पहली बार जब दादी ने उसे गले लगाया, पहली बार जब रोहित ने उसकी माँ के लिए डॉक्टर से बात की, वह रात जब दादी ने उसके हाथ जोड़े थे, और वह क्षण जब दादी ने आखिरी बार उन्हें देखा था। उसने आंखें खोली। रोहित की आंखों में एक कच्ची बेझिझक उम्मीद थी। रोहित, उसने कहा, आवाज़ सिसकियों से भरी हुई, 1 साल पहले तुमने मुझे नहर में कूदने से रोका था। आज तुम मुझे फिर से जीने का एक कारण दे रहे हो, एक ऐसा कारण जिसमें मजबूरी नहीं, डील नहीं, बस प्यार है। और हाँ, मैं चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। रोहित ने उसे खींचकर गले लगा लिया। यह गले मिलना पहले जैसा नहीं था। इसमें सारी दूरियां टूट रही थी, सारे अनुबंध भंग हो रहे थे, और एक नया सच्चा रिश्ता जन्म ले रहा था। शुक्रिया, रोहित ने उसके कान में फुसफुसाया। बस कभी मत सोचना कि तुम मेरे लिए कोई एहसान हो। तुम मेरी हो माया, मेरी मंजिल। दादी की खाली कुर्सी के सामने 2 दिल एक हो गए। जिस जीवन से माया 1 साल पहले भागना चाहती थी, उसी ने उसे एक ऐसा साथी दे दिया था जिसने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि उसकी आत्मा को भी एक घर दे दिया। और रोहित के लिए, जिसने अपने जीवन को सिर्फ जिम्मेदारियों और डीलों तक सीमित कर लिया था, माया ने वह दरवाज़ा खोल दिया था जहाँ प्यार और मानवीय गर्माहट बसती थी। वह रात उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का अंत था और एक सच्चे गहन प्रेम की शुरुआत। दादी की आत्मा शायद उसी कमरे में मुस्कुरा रही थी, देख रही थी कि उनकी आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी, न सिर्फ एक बहू को देखने की, बल्कि अपने पोते को प्यार में खुश देखने की। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें
और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।